स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। आरबीआई ने दोस्तों 1 साल पहले ये नियम बनाए थे कि विदेशी पेमेंट एग्रीगेटर्स यानी कि जिनसे ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, इन्हें भारत में काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब तक सिर्फ 4 कंपनियों को ये लाइसेंस मिला है, ट्रैश फ्री पेमेंट्स, अमेजॉन पे, बिल डेस्क, एडियन इंडिया। बाकी जो घरेलू पेमेंट कंपनियां हैं उनमें से 41 को अब मंजूरी मिल चुकी है। मतलब भारत में दोस्तों काम करना इतना आसान नहीं है, यहाँ रेगुलेशंस काफी सख्त है। दिल्ली में आज से 2 दिन का डिफेंस पार्टनरशिप डे शुरू हो रहा है। ये क्या है दोस्तों, बता दें कि असल में सशस्त्र बल और इंडस्ट्री के बीच तालमेल बढ़ाने का ये एक इवेंट है। सरकार, बिजनेसमैन और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग यहाँ मिलकर डिस्कशंस करेंगे। इसमें 200 से ज्यादा कंपनीज और 100 सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़ी बड़ी बड़ी चीजों पर बात होगी। ऐसे इवेंट से इंडस्ट्री और डिफेंस की पार्टनरशिप और मजबूत होती है। केंद्र सरकार दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को डीएपी फर्टिलाइजर की कोई कमी ना हो। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सरकार राज्यों, रेलवे और कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। अक्टूबर-नवंबर में 17 लाख टन डीएपी बाहर से मंगाकर राज्यों को दी गई है और 6.5 लाख टन देश में बनाई गई है। मतलब चाहे ग्लोबल चैलेंज हो, लेकिन सरकार किसानों के लिए सप्लाई बनाए रखने में लगी हुई है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस का बड़ा जरिया है, लेकिन इसमें एडिटोरियल कंट्रोल की कमी के चलते गलत चीजें भी फैलती हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और दूसरे देशों की संस्कृति में बड़ा फर्क है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले को पार्लियामेंट्री कमेटी को देखना चाहिए। साथ ही संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस मौके पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला ने कहा कि हमारे देश की नींव हमारे संविधान में ही है। और हाँ, इस पर उनका खास इंटरव्यू रात 9:15 पर आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन सकते हैं। अगर वक्त मिले तो जरूर सुनिएगा। वहीं देखिए, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फ्रांस और एशिया प्रशांत देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच व्यापार 2024 तक $15 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में फ्रांसीसी व्यापार आयुक्तों के सम्मेलन में कही। मतलब साफ है कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश में है। अच्छा कदम है वैसे दोस्तों। अगली खबर देखें, महाराष्ट्र में राजनीति गरमा रही है। एकनाथ शिंदे जो फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना के बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर छोड़ा गया है। वो बोले कि अमित शाह से मुलाकात के बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मतलब साफ है, शिवसेना ने बीजेपी के फैसले का समर्थन करने का मन बना लिया है। अब बस देखना है कि ये फैसला कब होता है। यूपी में मौसम ने एकदम से पलटी मारी है दोस्तों। मौसम विभाग ने कहा कि तराई वाले इलाकों जैसे कि श्रावस्ती और बहराइच में घना कोहरा छाने वाला है। बुधवार को भी हालत बहुत खराब थी। कुशीनगर और मुरादाबाद में तो दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह गई। तापमान की बात करें तो उरई में सबसे गर्म रहा 30 डिग्री सेल्सियस और चुक्र सबसे ठंडा सिर्फ 9.8 डिग्री। अब आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ने वाले हैं। साथ ही अभी हाल ही में दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन दुबई में ग्लोबल वुमेन फोरम 2024 में शामिल हुई थी। इस दौरान उनकी स्क्रीन पर नाम केवल ऐश्वर्या राय दिखाया गया, बिना बच्चन सरनेम के। इसके बाद नेटिजन्स ने इन पर अटकलें लगानी शुरू कर दी और लोग सोचने लगे कि क्या वो अपने नाम से बच्चन को हटा रही हैं या फिर कुछ और है। साथ ही प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे और वहां संगम से पहले रिंगवेरपुर धाम में कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वो निषाद राज पार्क का उद्घाटन करेंगे, जहां भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई एक प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही दोस्तों घाट का भी लोकार्पण करेंगे। इजराइल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को नकार दिया। पीएम नेतन्याहू ने इस बारे में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी दी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल के कई प्रत्याशियों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर आई है। एफबीआई के मुताबिक ट्रंप के मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके प्रशासन से जुड़े लोगों को बम धमकियों का सामना करना पड़ा है।
वहीं विदेश में 90 दवाइयां मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं, जिनमें से 38 दवाइयां हिमाचल प्रदेश में बनी हैं। दवाओं के सैंपल जांचे गए थे और राज्य ड्रग नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि इन कंपनियों को नोटिस जारी कर लाइसेंस रद्द करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही इन दवाओं का स्टॉक भी वापस मंगवाया गया है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की। अब तक हिंसा में शामिल 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए गए हैं, जिनमें ज्यादातर लोग पत्थर लिए और मुंह बांधे हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने वीडियो, सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज की जांच जारी रखी है। दोस्तों, तेलंगाना के बीजेपी सांसद और विधायकों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की मौजूदगी बढ़ रही है और राज्य के लोग पार्टी से उम्मीद रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राज्य में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर शिवसेना के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप राव जाधव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सभी सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति के शानदार प्रदर्शन के लिए उनका धन्यवाद भी किया। एनआईए ने 6 राज्यों में 22 जगहों पर छापे मारे। ये कार्रवाई मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में की गई है और इसमें म्यांमार और लाओस में स्थित साइबर स्कैम सेंटरों के लिए लिंक का भी खुलासा हुआ है। ये ऑपरेशन अपराधियों के नेटवर्क को उजागर करने के लिए किया गया है और अब तक कई महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल चुकी है। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फ्रांस और एशिया प्रशांत देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच व्यापार 2024 तक 15 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में फ्रांसीसी व्यापार आयुक्तों के सम्मेलन में कही। मतलब साफ है कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपने व्यापारिक रिश्तों को और भी मजबूत करने की कोशिश में है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियामकों के साथ अच्छे तालमेल की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि एनबीएफसी का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसके कारण इन कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय और साझेदारी बनाना जरूरी हो गया है। साथ ही दोस्तों, इजरायल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को नकार दिया है। पीएम नेतन्याहू ने इस बारे में अपना सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी दी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल के कई प्रत्याशियों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर आई है। एफबीआई के मुताबिक ट्रंप के मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके प्रशासन से जुड़े लोगों को बम धमकियों का अब लगातार सामना करना पड़ रहा है। खबरें इसी तरह से इस वीडियो में चलती रहेंगी, लेकिन आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अप टू डेट रह सकें। इसी के साथ भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक अहम बैठक मॉस्को में हुई है। इससे सैन्य और तकनीकी साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया गया। इस मीटिंग में दोनों देशों ने मिलकर किए जाने वाले सैन्य अभ्यासों को बढ़ाने और आपसी तालमेल को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक दोनों देशों की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। गोवा में चल रहे 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आखिरी दिन है। फेमस डायरेक्टर रमेश सिप्पी इसमें एक सेशन को संबोधित करेंगे, जिसका टॉपिक है सिनेमा में क्रिएटिव फ्यूचर के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। इसके बाद सिप्पी साहब मोहित सोनी के साथ पैशन फॉर एक्सीलेंस पर बातचीत करेंगे। इस तरह के सेशंस नई पीढ़ी को फिल्म इंडस्ट्री के क्रिएटिव प्रोसेस और आइडियाज के बारे में सीखने का मौका देते हैं। राज्यसभा में दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अमेरिकी कोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार जांच पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच सीधे सीधे गठजोड़ हो रहा है। उनका कहना था कि इसी वजह से देश में पूंजीवाद तेजी से बढ़ रहा है और अमीर गरीब के बीच का अंतर भी बढ़ता जा रहा है। ये मुद्दा चर्चा में आने के बाद राजनीति में गर्मा गर्मी का कारण बन सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश को बाल विवाह से पूरी तरह से मुक्त करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि 130 जिलों में इस समस्या पर खास ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बाल विवाह को अपराध और मानव अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक देश इससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 और 10 दिसंबर को रूस यात्रा पर जाएंगे, जहां वे मॉस्को और कैलिनिंग्राद का दौरा करेंगे। इस दौरान 9 दिसंबर को INS तुशील, जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाला पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इसको शामिल किया जाएगा। ये भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाएगा। वे अपने रूसी समकक्ष के साथ महत्वपूर्ण वार्ता भी करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले की सीमा पर स्थित रामगंगा नदी के अधूरे पुल का खतरनाक रास्ता अब गूगल मैप पर नहीं दिखेगा। ये फैसला उस हादसे के बाद लिया गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। गूगल ने इस रास्ते को मैप से हटा दिया है ताकि आगे किसी और की जान जोखिम में ना पड़े। ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वहीं देखिए, अदानी समूह ने यह साफ किया कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत कोई आरोप नहीं है। इसके बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में 10% तक बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।